दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान की क्लास में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज की क्लास जो है दोस्तों ये हमारी बायोलॉजी की 6वीं क्लास है। ओवरऑल की बात करेंगे तो 556 नंबर की क्लास है, यानी इसके पहले 550 क्लास आपको और पढ़ा दिया गया। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल 16,680 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक चीज किया है ये टॉपिक है वर्गीकी से संबंधित। जी हां दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तहत दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रजातियों के बारे में। ठीक है, प्रजाति से बहुत ऊपर होता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक के बारे में बहुत सारे सवालों को देखेंगे। अगली 2-3 क्लास आपकी इसी पर आधारित होने वाली है और ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। जी हां, ऐसे सवाल जब आपके एग्जाम में आते हैं ना तो इस सवालों को बच्चा छोड़ देता है। ठीक है, वैसे बायोलॉजी तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब जब आप अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन इससे इतर जैसे ही सवाल बनता है वो बच्चा भाग खड़ा होता है, खास करके इस वाले चैप्टर में। लेकिन एक बार आप मुझसे पढ़ के देखो, आपको खुद ब खुद लगेगा कि वाकई कितनी बेहतरीन क्लास यहां पे चल रही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, हमारे पास बहुत सारे पेड कोर्स हैं, आप एक मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। मैं अगर आपको मुफ्त में इतनी अच्छी क्लास दे सकता हूं, इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, तो अपने पेड कोर्स के लिए जो मैं कंटेंट तैयार करता हूं इसका यूट्यूब की क्लास से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कहीं से भी कोचिंग किए हो, कम से कम एक बार डेमो आप देख के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास में कितनी क्वालिटी होती है और किस तरह से पढ़ने पर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक मौका दीजिए, जुड़िए। स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए और आप किसी भी बैच में जाकर डेमो देख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल ले रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल दे रहा दोस्तों, जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर, किस आधार पर? सभी जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे या बड़े बड़े समूहों में बांटा गया है। उस समूह में बांटने की क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? अब उसके कई सारे नाम हैं। आपको एग्जाम में एक शब्द मिल जाएगा वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी, या दूसरा शब्द मिल जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकी या वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए स्पेशली आप क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन एक और शब्द याद रखेगा, इसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है क्लासिफिकेशन। यानी चाहे समानताओं के आधार पर बांटा जाए जीवों को, असमानताओं के आधार पर बांटा जाए, कोई बड़े कैटेगरी में बांटा जाए, छोटे कैटेगरी में बांटा जाए, ये सब कुछ क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कहीं कहीं पे क्लासिफिकेशन क्या सब जोड़ देता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वो केवल आपको हतोत्साहित करने के लिए होता है, आप उसे हतोत्साहित ना होइएगा। टैक्सोनॉमी वर्ड ये जरूर आप याद रखेंगे, ये आपके लिए नया शब्द। क्लासिफिकेशन बड़ा पुराना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत पुराना शब्द है, लेकिन टैक्सोनॉमी दोस्तों याद रखेगा ये बड़ा अच्छा सा है। हिंदी में लिख सकता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, बच्चा सोचे लगता है टैक्सोनॉमी का संबंध टैक्स वैक्स से, ऐसा नहीं है। उसका संबंध यहां जीव जंतुओं को के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? ठीक है, मैंने कहा ना इस टैक्सोनॉमी शब्द को इंग्लिश की जगह हिंदी में भी लिख सकता है टैक्सोनॉमी, तो बच्चा परेशान हो सकता है। फिलहाल सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक। अगर इसी को हम चेंज कर दें तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वर्गीकरण, वर्गीकरण या वर्गीकी का जनक। ठीक है, वर्गीकरण या वर्गीकी का जनक। जनक यानी पिता, किसे कहा जाता दोस्तों? तो अब इनका नाम आपको बताना है, बताइए जल्दी से। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। ये स्वीडन के रहने वाले बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनका नाम है कार्ल लिनियस। क्या नाम है दोस्तों? लिखिएगा यहां पे, कार्ल लिनियस। ठीक है, लीनियस, कार्ल लिनियस दोस्तों नाम है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। ठीक है, स्वीडिश वनस्पति शास्त्री। ठीक है, स्वीडिश वनस्पति शास्त्री। वनस्पति विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी थी, इसीलिए वनस्पति शास्त्री ये शब्द यहां पर लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल वनस्पति विज्ञान की ये जीव विज्ञान के जानकारी भी थे, जानकार थे, तो इसीलिए इन्हें जीव विज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञानी भी दोस्तों ये कहा जाता है। कार्ल लिनियस को आप याद रखेंगे, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एक अगला सवाल देखिए, करा किसने पहली बार संपूर्ण जीवधारियों को, इस धरती पे जितने भी तरह के जीव हैं
संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा, ठीक है, कि जितने भी जीव हैं वो दो टाइप से हैं। एक को पादप जगत में रखा, क्यों? पादप जगत में जीवन नहीं होता है क्या? अरे पौधों में भी तो जीवन होता है। और दूसरे को रखा जंतु जगत में। तो पहली बार दोस्तों ये विभाजन किसने किया था? ये कार्ल लिनियस ने ही विभाजन किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये विभाजन किसने किया दोस्तों? कार्ल लिनियस ने ही विभाजन किया है। एक चीज दोस्तों और याद रखेगा, कभी कभी कार्ल लिनियस का नाम में लिनियस शब्द के आगे कार्ल नहीं मिलता है, बल्कि कैरोलस शब्द मिलता है। कैरोलस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। मैं जब ये शब्द देखा ना तो मैंने कहा यार ये दोनों दो व्यक्ति तो नहीं है। जब पता किया पता चला नहीं, ये लैटिन में लिखा हुआ, ठीक है, ये लैटिन शब्द है। इस वजह से दोस्तों आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये लैटिन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसे कार्ल बुलाते हैं, जबकि लैटिन में लिखा रहेगा तो कैरोलस लीनियस लिखा रहेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जो चीजें आपके दिमाग में आ रही वो मेरे भी दिमाग में आती हैं, ठीक है भाई। मैं पढ़ा कार्ल लिनियस, सेटिस्फाई हूं। अब अगला नाम मुझे कैरोलस लिनियस का मिलेगा तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आएगा ना कि ये दो अलग अलग व्यक्ति के एक ही हैं। तो याद रखेगा लैटिन शब्द है, इस चीज को याद रखेंगे। एक सवाल यहीं पर और देता है कि द्विपद नामकरण पद्धति किसने लाया, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों? द्विपद नामकरण पद्धति, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों? द्विपद नामकरण पद्धति क्या होता है? यह भी किससे संबंधित है? यह भी कार्ल लिनियस से संबंधित है। आप जानते होंगे जैसे मानव को, मनुष्य को क्या कहा जाता है? हम तो आदमी बुलाते हैं। अच्छा, होमोसेपियंस, हाँ, अच्छा ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है, दो नाम हो गया ना। इसी तरह हर एक आम के लिए अलग नाम है, मोर के लिए अलग नाम है। हम लोग मोर कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम अलग है, हम लोग आम कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम अलग है। तो वैज्ञानिक नाम की जो पद्धति शुरू किया था, इसीलिए लिखा द्विपद नामकरण पद्धति, दो दो नाम। इंसान को भी दो नामों से जाना, होमोसेपियंस, ठीक है। तो ये दो नाम से जाना गया। तो उसी तरह से अलग अलग जीवों को, अलग अलग उत्पादों को अलग अलग नाम दिए गए, उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए। और इस नाम की शुरुआत भी कार्ल लिनियस ने ही किया था। हो सकता है एग्जाम में यहां से सवाल बन जाए। देखिए सवाल को तोड़ना सीखिए, हमें नहीं पता ही। अच्छा आप ये सोचिए ना कि नितिन सर जो 30 सवाल पढ़ाते क्या सवाल इसी 30 से आएंगे? अरे भाई सवाल कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। इससे यहीं से टैक्सोनॉमी से अलग से सवाल बन सकता है। अब यहां देखिए स्वीडिश वनस्पति, ये क्या थे? ऐसे करके सवाल पूछ लेता। कार्ल लिनियस क्या थे? भूगर्भवेत्ता थे। अरे भूगर्भवेत्ता थोड़े इतिहास के जानकार थोड़े, ये तो वनस्पति शास्त्र के जानकार है ना, जीव विज्ञान के जानकार है ना। अब आगे लिख दिया रासायनज्ञ, तो क्या करेंगे? रसायन विज्ञान के जानकार है? नहीं। ऐसे करके भी सवाल बनता है। तो आपका एग्जामिनर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सवाल करने वाला मुझे नहीं पता, बट आप पहले से अलर्ट रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि लिनियस द्वारा प्राणी वर्गीकरण का अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, पदानुक्रम में क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। तो लिनियस ने जो बताया, कहा सबसे बड़ा है जगत, दुनिया, किंगडम जिसे आप कहते हैं। सबसे बड़ा क्या दोस्तों? इन्होंने सबसे बड़े हिस्से को क्या कहा? सबसे बड़े हिस्से को इन्होंने पुकारा किंगडम, ठीक है, किंगडम पुकारा, ठीक है। ये सबसे बड़ा हिस्सा माना। कहा किंगडम सबसे बड़ा है। अब किंगडम के अंतर्गत कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक सवाल और देता है कि सबसे ज्यादा जीव जंतुओं का समूह, जो सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? ये जगत या किंगडम ही सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। दूसरा जो है जगत के अंतर्गत जो आता है उसे हम कहते हैं संघ या फाइलम। क्या कहते हैं दोस्तों? जगत के अंतर्गत जो आता है इसे हम संघ भी कहते हैं या फिर इसे हम फाइलम भी कहते हैं। एक्चुअली फाइलम जो मैं यहां लिख रहा हूं नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि फाइलम ने इंग्लिश नाम है, ठीक है। फाइलम जो दोस्तों ये इंग्लिश नाम है, तो इस वजह से कभी कभी संघ नहीं लिखता है, ठीक है। संघ की जगह क्या लिख देता है? फाइलम शब्द लिख देता है। बच्चा कंफ्यूज, तो संघ ही फाइलम है, कुछ अलग नहीं है। तीसरे नंबर पे आता वर्ग। वर्ग को हम क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पे आता वर्ग, ठीक है। वर्ग को हम क्या बुलाते हैं दोस्तों? वर्ग को हम क्लास बुला देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला हो गया जगत, दूसरा हो गया संघ, तीसरा हो गया वर्ग। वर्ग के बाद आता गण, गण के बाद आता कुल, ठीक है। वर्ग के बाद आता गण, गण के बाद आता कुल, कुल के बाद आ जाता है प्रजाति, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, नहीं, कुल के बाद दोस्तों वंश आएगा, वंश के बाद प्रजाति आएगा, ठीक है। 7 है ना टोटल,
वंश, और वंश के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रजाति हो जाएगा, स्पीसीज की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, गण को क्या बोलते हैं, गण के लिए इंग्लिश में शब्द यूज होता है ऑर्डर। जी हाँ, ऑर्डर आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ अलग लिखा हुआ, लेकिन गण के लिए यहां पर ऑर्डर शब्द, किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ये गण का हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुल, गण हो गया ना, ठीक है। नहीं सुनिए, हाँ इसका हो गया, गण हो गया, और उसके बाद कुल, कुल के लिए क्या हो जाए, जैसे हमारा अपना वंश हो गया, एक कुल, दो कुल, हमारे परिवार का कुल होता है ना, उसे हम फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल के लिए जो शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों फैमिली, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है, फैमिली। और इसी तरह जब वंश में आएंगे तो वंश के लिए हो जाता है जीनस, ठीक है, GENUS, जीनस शब्द होता है। और अंतिम में हो जाता है प्रजाति, प्रजाति के लिए आप भी जानते हैं इसके लिए शब्द होता है स्पीसीज। क्या शब्द होता है, स्पीसीज। हिंदी में याद रखिए, पहला जगत हो गया, जगत सबसे बड़ा संघ होता है, और सबसे छोटा संघ कौन सा हो जाता है, प्रजाति। जंतु का सबसे छोटा जो वर्ग है वो प्रजाति है, और सबसे बड़ा जो वर्ग है वो जगत है। ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कभी ये भी पूछ देता है कि कार्ल लिनियस ने ये वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो क्या बताएंगे, कार्ल लिनियस ने ये जो वर्गीकरण किया था ये 7 भाग में किया था। आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 6 भाग और 5 भाग में भी वर्गीकरण करेंगे। तो यहां तक सवाल पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि चैप्टर अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत टेक्निकल है। बच्चा पढ़ने से पहले छोड़ के भाग जाता है, और भागना हो तो भाग सकते हो, मेरी क्लास में आप स्वतंत्र हो भागने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं नहीं भागने वाला, मैं तो सब पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कहीं से कुछ छोड़ने नहीं दूंगा आपको। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसमें सबसे ज्यादा लक्षण वाले जीवों की संख्या होती है, वो है जगत। जगत जिसे हम किंगडम बोलते हैं, जगत में सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे, सर्वाधिक जीव इसी से संबंधित होते हैं, ठीक है। जगत यानी किंगडम, ये पहले भी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। जब आपसे सर्वाधिक पूछे, जब आपसे सर्वाधिक पूछे तो आप इसको बताइएगा, और जब आपसे दोस्तों मान लीजिए न्यूनतम पूछ दिया तब क्या बताएंगे, न्यूनतम, तब दोस्तों आप प्रजाति को बताएगा। प्रजाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं, तब आप स्पीसीज को बताएंगे। बहुत ध्यान से इन चीजों को याद रखेंगे, बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने क्लास में समझाया नहीं था। करा सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी ये जो पुस्तक है दोस्तों, किसने लिखा है, ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है ये किसकी है, यह कार्ल लिनियस की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कार्ल लिनियस ये द्विपद नाम पद्धति की शुरुआत इन्होंने किया था, ये इनके बारे में आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। द्विपद नाम, ठीक है, नाम, द्विपद नाम पद्धति की शुरुआत दोस्तों इन्होंने किया था। इस चीज को आपको एकदम नहीं भूलना, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कैवेलियर स्मिथ, ये दूसरा नाम है दोस्तों, कैवेलियर स्मिथ, ठीक है। शॉर्टकट में केवल स्मिथ भी याद रख सकते हैं। स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया, ठीक है। अब आइए यहीं पे रुक जाइए, अब आप मुझे बताइए कार्ल लिनियस जो थे दोस्तों, कार्ल लिनियस जो थे, इन्होंने कितने भागों में बांटा था, तो आप याद रखेगा 7 भागों में बांटा था, ठीक है। कार्ल लिनियस ने 7 भागों में बांटा था। अब दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्मिथ ने जो है, कैवेलियर स्मिथ, ठीक है, स्मिथ ने कितने भागों में बांटा। मैंने आपसे पहले कहा कि आगे चल के 7 नहीं, ये 6 भाग और 5 भाग में विभाजित होंगे, तो इन्होंने बांटा था दोस्तों, ठीक है। ये कैवेलियर स्मिथ ने, ठीक है ना, हाँ, कैवेलियर स्मिथ जो दे रहा दोस्तों कि इन्होंने जीव जगत को कितने भागों में भागा, तो एक संख्या यहां से इन्होंने कम कर दिया था। इन्होंने कहा नहीं, इसके 6 भाग ही होते हैं। कितने भाग होते हैं, इसके 6 भाग ही होते हैं, ठीक है, 6 भाग, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा दोस्तों कि इन्होंने बताया 6 भाग, ठीक है। इन्होंने कहा स्मिथ ने 6 भाग बताया। लेकिन अगला ही सवाल आपके दिमाग में आ गया कि सर जैसे आपने इनका कार्ल लिनियस में आपने 7 भाग पढ़ाया कि सबसे बड़ा जगत होता है, जगत के अंदर अंतर्गत संघ आता है, संघ को हम फाइलम कहते हैं। उसके और अंदर जाएंगे तो और अलग अलग मिलेंगे आपको, कुल मिलेगा, वंश मिलेगा, ठीक है, अंतिम में जाके प्रजाति मिलता है। सर वहां आपने समझाया, उसी तरह से ठीक अगर हम स्मिथ की बात करें, कैवेलियर स्मिथ की बात करें, तो इन्होंने जो है ये जो 6 वर्ग बताए, इन्होंने कौन कौन सा वर्ग बताया था, तो याद रखेगा, इन्होंने सबसे बड़ा वर्ग बताया एनीमिया का, ठीक है, एनीलिया का, ठीक है। तो एक एक करके लिखेगा, इसको मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूं, ठीक है, एनीलिया, ठीक है,
एनीलिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा, जैसे कार्ल लिनियस ने बताया था जगत होता है, किंगडम होता है, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या होता है, एनिमेलिया है, ठीक है, एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल से बना हुआ है, एनीमेलिया, एनीमेलिया, ठीक है, याद रखेगा, यह एनिमल से शब्द बना हुआ है, एनिमल से, ठीक है, एनिमल से शब्द बना हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इन्होंने जगत की जगह पे एनिमेलिया शब्द का यूज कर लिया। दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा प्रोटोजोआ को, किसको रखा, प्रोटोजोआ को। तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा कवक को, ठीक है, प्रोटोजोआ को, कवक को। और पहली बार इन्होंने प्लांटे को शामिल किया। प्लांटे किसे कहा जाता है दोस्तों, प्लांटे कहा जाता है शैवाल को, ठीक है, शैवाल, इन्होंने शैवाल को भी शामिल कर लिया, ठीक है, ये प्लांटे मतलब शैवाल हो गया। इसी तरह क्रोमिस्टा, यहां से सवाल आता है कि वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले क्रोमिस्टा वर्ग को शामिल किया, तो क्रोमिस्टा याद रखेगा। और अंतिम में दोस्तों याद रखेगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया को भी स्थान दिया था, याद रखेंगे। तो एनिमेलिया याद रखेंगे, थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहला एनिमेलिया याद रखेंगे, दूसरा प्रोटोजोआ याद रखेंगे, तीसरा कवक को याद रखेंगे, चौथा प्लांटे को याद रखेंगे, पांचवा जो है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ, पांचवा जो है, चौथा प्लांटे को याद रखेंगे, पांचवा क्रोमिस्टा को याद रखेंगे, और अंतिम में जो है बैक्टीरिया को याद रखेंगे। ये मैं स्मिथ द्वारा जो विभाजन किया गया, ये है विभाजन, ठीक है। तो 7 से घट करके 6 भाग हो गए स्मिथ वाले में। आगे देखिए, करा जीव जगत का 5 वर्गों में विभाजन किसने किया था। फिर से याद रखिए, जितने बार लिखेंगे उतना संभावना ज्यादा रहेगा याद होने का, ठीक है। तो याद रखेंगे, कार्ल लिनियस ने कितना बताया था, इन्होंने 7 बताया था, ठीक है। कैवेलियर स्मिथ ने कितना बताया था, कैवेलियर स्मिथ ने दोस्तों कितना बताया था, इन्होंने 6 बताया था। अगला सवाल तो डायरेक्ट पूछ दिया कि 7 6 तो है, ये 5 वाला विभाजन दोस्तों किसने किया था, तो इनका नाम था विटेकर। क्या नाम था, विटेकर, ठीक है। विटेकर जो थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो जीव जगत है इसके कुल 5 भाग है, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विटेकर दोस्तों, ये आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर वही नया सवाल कि कौन कौन से हैं, तो विटेकर ने बताया कि सबसे बड़ा जो जगत है वो है दोस्तों मोनेरा जगत, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो याद रखेगा, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा। अभी मैं सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा किसमें कौन से जीव आते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों कवक मैच कर रहा है, चौथा दोस्तों आपका पादप आ जाएगा, और अंतिम में हो जाएगा जंतु, ठीक है, अंतिम में हो जाएगा जंतु, ठीक है। इन्होंने इस तरह का विभाजन किया कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जिसमें भी जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, सबसे बड़ा संघ मोनेरा है, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा है, तीसरे पे कवक है, चौथे पे पादप है, और 5वें पे जंतु है। ये विभाजन विटेकर ने दिया था। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। कम से कम जैसे पढ़ा रहा हूं एजीटी जैसे याद रखिएगा। सवाल बनता है, नहीं बनता तो मैं क्यों पढ़ाता, मुझे क्या बनी है इतना डिफिकल्ट क्लास पढ़ाने की, लेकिन क्योंकि सवाल आता है इसलिए आपको समझा रहा हूं मैं और बता रहा हूं। चलिए, अब यहां से बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। करा मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल किए जाते, किस टाइप के जीव जंतु जो हैं ये मोनेरा जगत में रखे जाते हैं, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो जितने भी तरह के जीवाणु होते हैं, ठीक है, जीवाणु। अब जीवाणु को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीवाणु को आप इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। तो मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि पता नहीं एग्जाम में जीवाणु लिखेगा कि बैक्टीरिया लिखेगा। जीवाणु, इसी तरह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो एक दूसरा होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जीवाणु शामिल हो गया, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो सवाल आता है कि साइनोबैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है, क्या बताएंगे, मोनेरा जगत से। चाहे बैक्टीरिया दिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया दिया हो, ये दोनों मोनेरा जगत से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह तीसरा नाम देता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये अलग अलग इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे ही पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया किससे संबंधित है। कुल मिलाजुला के एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। लिखेगा एक कोशकीय और इसके साथ जोड़िएगा प्लस प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। किसमें दोस्तों? ये सभी शामिल किए जाते हैं मोनेरा जगत में। कहां पर? इन सभी को शामिल किया जाता है मोनेरा जगत में, याद रखेंगे। एक चीज और बताऊं, जैसे देता प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल करते हैं? प्रो से प्रोटिस्टा, लेकिन प्रो से प्रोकैरियोटिक नहीं होता, उसमें यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। बच्चा एग्जाम में आएगा, बच्चा सोचेगा प्रो से प्रोटिस्टा, प्रो से प्रोकैरियोटिक, यही टिक कर, नहीं, मैं क्लास में बता दे रहा हूं, कभी दोनों का मिलन मत करिएगा, गड़बड़, उल्टा होता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है ये बताना कि आप गलती कहां करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मिले एग्जाम में तो समझ लीजिएगा कि आपको जवाब कैसे देना है। आगे बढ़ते हैं। करा किस जगत से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली क्या रहती दोस्तों? अनुपस्थित रहती, उसमें नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती। करा किस जगत के जीव हैं जिनके कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली जो है दोस्तों ये अनुपस्थित रहती है? तो ये मोनेरा जगत की बात हो रही। मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, लिखेगा मोनेरा जगत के जीव में, ठीक है, जीव में, ठीक है, नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। ये तो मोनेरा जगत की बात होगी, ठीक है। और मोनेरा जगत में आता कौन कौन है, ठीक है, तो आप भली भांति दोस्तों जानते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि मोनेरा जगत में हम लोग किसे रखते हैं। तो मोनेरा जगत में आपने पढ़ा था ये जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ये जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपके साइनो बैक्टीरिया वाले आ जाएं, चाहे आपके आर्की बैक्टीरिया वाले आ जाएं, ये सब दोस्तों ही रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है, एक कोशिकीय प्लस क्या बताया था मैंने? प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव। और इसी में याद रखेगा नीले हरे शैवाल, हाँ, नीले हरे शैवाल इनको भी रखा जाता है, केवल और केवल नीले हरे शैवाल। अब रुकिए, अब इसके ऊपर स्टार लगाइए। बवाल यह दोस्तों कि नीले हरे शैवालों को छोड़ करके बाकी सारे शैवाल प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, केवल नीले हरे शैवाल मोनेरा जगत में आते हैं, याद रखेगा, ठीक है। अन्य, फिर से समझा रहा हूं, इसीलिए स्टार लगाया हूं, ठीक है। नीले हरे शैवाल मोनेरा जगत में आते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी शैवाल जो हैं वो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आगे उसको भी लिखवा दूंगा, यहां पे जगह नहीं, इस वजह से अभी इसको आगे बात करते हैं। करा जीवाणु जो किस समूह में आता है, ठीक है, ऐसे भी सवाल दे सकता है। तो आप कब से यही तो पढ़ रहे हैं कि जीवाणु जो है ये मोनेरा समूह में आता है, ठीक है, मोनेरा समूह में। अब चाहे आपसे क्या लिख दे, चाहे आपसे बैक्टीरिया लिख दे, या चाहे आपसे जीवाणु लिख दे, चाहे आपसे साइनो बैक्टीरिया लिख दे, यही सब तो आप पढ़ रहे हैं कब से, ठीक है। चाहे आपसे साइनो बैक्टीरिया लिख दे, चाहे आपसे आर्की बैक्टीरिया लिख दे, कभी आपको कंफ्यूजन होना है, कंफ्यूजन में आना है नहीं, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब याद रखेंगे। और इन सब के अलावा आपसे नीले हरे शैवाल भी लिख दे, ठीक है, नीले हरे शैवाल भी दोस्तों इसी ग्रुप में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि अलग चीज है नीले हरे शैवाल, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे बल्कि लिख ही लीजिए ना हो तो, ठीक है। अन्य सभी शैवाल प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए। करा पोषण के आधार पर बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं पोषण के आधार पर, या तो स्वपोषी होंगे या परपोषी, अपना पोषण स्वयं से करेंगे या किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार है दोस्तों? याद रखिएगा, एक है स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी होंगे, या तो क्या होंगे? परपोषी, ठीक है, या तो स्वपोषी होंगे, अपना पोषण स्वयं से करेंगे, या परपोषी होंगे, ये किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे पोषण के लिए। ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं तो और अच्छे सवाल देखते हैं। करा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, ऐसा सवाल आपने नहीं सुना होगा बट ध्यान सुनिए।
ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कोशिका वाल, जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? सेल वाल, ठीक है, सेल वाल, ठीक है। तो चाहे कोशिका भित्ति लिख दे, चाहे सेल वाल लिख दे, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के मध्य अंतर दोस्तों होता है, ठीक है। यह एक तरह की क्या है दोस्तों? यह एक तरह की संरचना होती है, ठीक है, और ये अपनी मोटाई के लिए जानी जाती है, काफी मोटी होती है। तो इसकी मोटाई की वजह से ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बीच में क्या होता है? डिफरेंस बनता है कोशिका भित्ति के। जैसे एक दीवार दो अलग अलग कमरों को अलग करती, उसी तरह से कोशिका भित्ति, कोशिका वाल जो है दोस्तों, सेल वाल जो है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, तो याद रखेगा सीधा सीधा, मैंने आपको पहले समझाया था कि प्रोटिस्टा में प्रो से प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव नहीं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें भी मामला एक कोशी ही है, ठीक है, लिखेगा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से जलीय जीवों को शामिल किया जाता है, ठीक है, लिखेगा मुख्यतः जलीय जीव, ठीक है, जितने भी जलीय जीव होते हैं ये सभी प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, ठीक है। नीले हरे शैवाल को छोड़कर, नीले हरे शैवाल को छोड़कर अन्य शैवाल, ठीक है, छोड़कर अन्य शैवाल जो होते हैं दोस्तों वो यहां आते हैं, क्योंकि नीले हरे शैवाल जो है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूं दोस्तों, नीले हरे शैवाल जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये मोनेरा जगत से दोस्तों संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास में बने रहेंगे तो अपने आप सारी चीजें समझ में आएंगी और अपने आप चीजें याद होंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। कह शैवाल किस समूह के अंतर्गत आता है? अगर कभी ऐसे सवाल दे दे कि ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो क्या याद रखेंगे? सीधे याद रखेगा कि ज्यादातर शैवाल तो दोस्तों ये प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत आते हैं, केवल नीले हरे शैवालों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों बात याद रखेंगे। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है तो मोनेरा नहीं बताएंगे, तब प्रोटिस्टा ही बताइएगा, क्योंकि नीले हरे सवाल एकमात्र ऐसे सवाल हैं जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, मैं आपको अभी तक 8 विषय विधिवत पढ़ा चुका हूं। 8 विषय की क्लास आप जाके देख सकते हैं, पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक इतिहास, पूरा संविधान। जैसे आज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैंने निःशुल्क पढ़ाया है, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भारत का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ा दिया, पूरा रासायन विज्ञान पढ़ा दिया। अब 9वें नंबर पे दोस्तों मैं पूरा जीव विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान, एकदम विधिवत और अस्थायी रूप से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लास हमारी जो चल रही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पढ़ के देखिए, बहुत शानदार क्लास है, इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये तो हम 2 क्लास पीछे ही पढ़ चुके थे। शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। इसी तरह से एक सवाल और आता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, कवकों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? अब आ जाता है फाइको की जगह हो जाता है माइको, ठीक है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ये 2 आप याद रखेंगे। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऐसे 2 अलग अलग सवाल बन जाते हैं, ठीक है। हमारा काम कंफ्यूजन क्लियर करना है, फाइको माइको में अंतर समझिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला सवाल दे रहा है कि शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवालों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? जैसे पोषण के आधार पर जीवाणु को 2 वर्गों में आपने बांटा था, स्वपोषी, परपोषी। उसी तरह से दे रहा है कि शैवालों में जो वर्णक अवेलेबल उपस्थित होते हैं उस वर्णक के आधार पर, ठीक है, शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेगा वर्णकों के आधार पर 3 भागों में
तीन भागों में विभाजित, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? इसे 3 भागों में बांटा गया है। सवाल फिर से वही आ गया, सर वो 3 भाग हैं कौन कौन से, ठीक है। तो वर्णकों के लिए एक शब्द याद रखेंगे पहले, फाइसी शब्द, अब वहीं से जोड़िएगा। एक होता है क्लोरोफाइसी, ध्यान दीजिएगा क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। एक होता है क्लोरोफाइसी, ठीक है। फाइसी वर्णक के लिए है, तो क्लोरोफाइसी हो गया। दूसरा हो गया रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी, मैं चाहता तो फाइसी को एक साथ जोड़ देता, लेकिन तब आप कंफ्यूजन में आ जाते। तो रोडो, और तीसरा होता है फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी, ठीक है। ये इसके 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोरोडोफियो। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर से याद रखेगा, क्या क्या होता है? क्लोरो होता है, और क्या होता है? रोडो होता है, और क्या होता है? फियो होता है। क्लोरोरोडोफियो, ये मैं सवालों में उपस्थित जो वर्णक होते हैं उस आधार पर इनके विभाजन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा, पादप और जंतु के बीच में स्थित जो युगलीना होती दोस्तों, ये युगलीना ये किस जगत के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो युगलीना को रखा जाता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ये रटने वाली बात नहीं, मैं आपको समझा दूं। युगलीना दोस्तों जलीय जीव है, इतना तो पता ही होगा। युगलीना क्या दोस्तों? एक प्रकार की जलीय जीव। और आपने पीछा पढ़ा था कि जलीय जीव जो होते हैं ये कहां आते हैं दोस्तों? ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव भी रखे जाते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये सभी के सभी, और जलीय जीवों के साथ ये सभी कहां रखे जाते हैं? इसी में रखे जाते हैं। जैसे और भी बता दूं, कुछ और एग्जांपल सर दे दीजिए। मान लीजिए दे अमीबा, या अमीबा दे दे, या पैरामीशियम दे दे। नहीं दे सकता है, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम, ठीक है। चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम, ये दे दे। या प्रोटोजोआ, सैवाल वगैरह दे दे, सैवाल दे दे, या प्रोटोजोआ दे दे, या क्या दे दे? प्रोटोजोआ दे दे, या युगलीना दे दे। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सब जलीय जीव हैं, और इन सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही बहुत सवाल एग्जाम में आते हैं। अगर बायोलॉजी से इस चैप्टर से सवाल बनता है तो बहुत सारे लोग भाग खड़े होते हैं, आप ना भागिएगा, ठीक है। एक कोश की, अब ध्यान से पढ़िए सवाल कैसा, एक कोश की है, ठीक है। चलिए दूसरा, यूकैरियोटिक जैसे बोल दिया तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि भैया प्रोटिस्टा आएगा। यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। और लिख रहा है सुकेंद्रिक, जिसमें केंद्रक हो। प्रकाश संश्लेषी जीव, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता हो। ये किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा ही वो है जहां पर यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, ठीक है। प्रोटिस्टा ही वह क्या है दोस्तों? वह ग्रुप है जिसमें हम यूकैरियोटिक जीव को रखते हैं, और यहां यूकैरियोटिक जीवों की बात हो रही है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दूं, प्रोटिस्टा के बारे में बड़ी कमाल की बात बता दूं। प्रोटिस्टा जीव जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ना तो इन्हें पादप कहा जाता है, और ना ही इन्हें जंतु कहा जाता है। ये इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह से पौधे होते हैं, ना तो ये पूरी तरह से जंतु होते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सुनते रहिए ना। और प्रोटिस्टा मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, ठीक है। मुख्यतः जलीय जीव की श्रेणी में आते हैं, याद रखेंगे। तो फिलहाल इसे याद रखेगा। लेकिन ये प्रोटिस्टा वर्ग में जो है ना, ये एक ऐसे समूहों की बात हो रही जिसमें इन जीवों का न तो पूरी तरह से इनके अंदर जो गुण होते हैं, न तो पौधों का गुण होता है, न पूरी तरह से जंतुओं का गुण होता है, लेकिन बीच में होने की वजह से दोस्तों इसको ऐसे ग्रुप में रखा जाता है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब कर दोस्तों मर गया हो, तो ऐसे में पोस्टमार्टम में चेक किया जाता है क्या उस व्यक्ति के अंदर डायटम पाया गया। क्या दोस्तों याद रखेगा, एक विशेष जीव है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं डायटम, ठीक है। विशेष जीव है जिसे हम बोलते हैं डायटम, ठीक है।
तो डाइटम अगर मिलता है तो उसके आधार पर पता किया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुआ है या डूबने के पहले ही व्यक्ति एक्सपायर हो गया था, उसका निधन हो गया था। तो इस चीज का पता इस डाइटम से लगाते हैं, ये आप याद रखेंगे, डाइटम। ठीक है, ये शब्द आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कवक जगत में किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, कवक जगत। ठीक है, आपने पढ़ा था नंबर 1 पर दोस्तों मोनेरा था, नंबर 1 पर मोनेरा था, नंबर 2 पर दोस्तों प्रोटिस्टा जगत था। ठीक है, और नंबर 3 पर दोस्तों कवक था। नंबर 3 पर कौन था? कवक था। नंबर 4 पर दोस्तों प्लांटे था, याद आया? प्लांटे। ठीक है, प्लांटे था। और नंबर 5 पर दोस्तों पादप था। और नंबर 6 पर दोस्तों क्या था? नंबर 6 पर आपका जंतु था। तो यही था ना। तो इसी आधार पर ये अब आप पहुंचे कवक पर। अभी आपने मोनेरा के कुछ सवाल देखे, प्रोटिस्टा के कुछ सवाल देखे। कवक जगत में किसे शामिल किया जाता है? तो कवक जगत जब पूछे तो याद रखेगा, कवक जगत में हमेशा यूकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। यूकैरियोटिक जीव प्लस परपोषी जीव। ठीक है, स्वपोषी नहीं, परपोषी जीव जो होते हैं दोस्तों, उन्हें दोस्तों शामिल किया जाता है। ये कवक जगत में शामिल होने वाले जीव हैं। कवकों की खासियत होती है परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों से खाना ले लेते हैं, छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये परपोषी जीव में आते हैं। ठीक है, एक तरह से दोस्तों मृतो जब कोई सड़ना गलना जहां होता है ना, वहां पनपते हैं खुद से। ठीक है, डिपेंड रहते हैं दूसरे पर। यूकैरियोटिक जीवों की श्रेणी में आते हैं कवक। ठीक है, तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, 2-3 सवाल देखिए, समझ में आ जाएगा। सवाल आपके एग्जाम में आता है, भैया कवक क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, सवाल आता है कवक। हम समझते हैं कुकुरमुत्ता, कवक मतलब कुकुरमुत्ता। हाँ, वो भी कवक का एक प्रकार है, लेकिन इतना शॉर्टकट में पढ़ना ठीक नहीं है। सर अभी तो आपने बताया कि कवक जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं प्लस परपोषी होते हैं। अभी मैं आपको क्या बताया कि कवक जो होते हैं ये यूकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं, प्लस क्या होते हैं दोस्तों? प्लस आपके परपोषी श्रेणी में आते हैं, परपोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो मैंने परपोषी लिखा, इसका मतलब क्या है? वो डिपेंड है किसी न किसी पे। ये मृतजीवी या परजीवी के रूप में होते हैं। लिखेगा ये कवक मृतजीवी या परजीवी के रूप में अपना भोजन अवशोषित करते हैं, के रूप में अपना भोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये होते हैं कवक। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक सवाल और आपसे दे रहा है, कवक क्या है? लो, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। एग्जामिनर यूकैरियोटिक की बात नहीं कर सकता है, परपोषी की बात नहीं कर सकता है, एक नए रूप में दे सकता है कवक क्या है। तो कई सारे लाइन देगा, ABCD में लिखेगा कि इनमें से सभी। तो पता क्या लिखेगा? लिखेगा पर्णहरित रहित। अभी हरित रहित ये दिमाग से डिस्टर्ब कर दिया बच्चों को। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पर्णहरिम को क्या कहते हैं? हरित ना बोलिए, पर्णहरिम बोलिए। तो इसे कहा जाता है पर्णहरिम रहित। ठीक है, पर्णहरिम रहित, इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये इसका मतलब है। तो या तो आपके एग्जाम में ये मिल सकता है कि कवकों में पर्णहरिम रहित होता है, ये नहीं सहित नहीं है, रहित है, सीधे सीधे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होता है। ठीक है, संवहन ऊतक रहित, इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता, क्योंकि जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो इसके अलावा संवहन ऊतक भी नहीं है कि उनको भोजन वगैरह इधर उधर करना पड़े। इसके अलावा इनको रखा जाता है थैलोफाइट्स की श्रेणी में। ठीक है, अब ये थैलोफाइट्स क्या हो गए? थैलोफाइट्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कवक, शैवाल, लाइकन, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, कवक की बात हो जाए, शैवाल की बात हो जाए, लाइकेन की बात हो जाए। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण के संसूचक होते हैं लाइकेन। ठीक है, ये, और इसमें जड़, तना, पत्तियां भी नहीं पाई जाती। कवकों में याद रखेंगे, कवकों में
अगर इसे आप फल मान, जड़, तना, तना और पत्ती, ठीक है, नहीं पाई जाती है, ये भी नहीं होता है। तो ये भी याद रखेगा, पॉजिटिव सेगमेंट में ऐसे पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा तरीके से, ये इसमें से कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। थैलोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है, और थैलोफाइट्स तो उसमें कवकों को भी रखा जाता है, शैवालों को भी रखा जाता है, लाइकेन को भी रखा जाता है। तो थैलोफाइट्स वर्ड कभी मिले तो ये तीनों को इंडिकेट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैं पीछे बता दिया था। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जब कवकों की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ शैवालों का अध्ययन भी याद रखें, ठीक है। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ठीक है। ये काफी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज को आप केयरफुली तरीके से देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। अगला है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है, ये किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है? हम कहते हैं काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन नामक एक पदार्थ होता है, काइटिन की बनी होती है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए। कवकों में पोषण किस प्रकार होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी मतलब अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कवकों में पोषण किस प्रकार होता है? तो याद रखेगा, हमेशा जो मैंने पीछे बताया था अवशोषित कर लेते हैं, तो लिखिएगा अवशोषण द्वारा, ठीक है, अवशोषण द्वारा। और ये होते क्या दोस्तों? ये एक तरह के परपोषी जीव होते हैं, ठीक है। दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, परजीवी के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, खमीर। खमीर को दोस्तों इंग्लिश में ईस्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में ईस्ट ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे, ठीक है, तो घबराइएगा मत। खमीर यानी ईस्ट हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गया। कुकुरमुत्ता को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम मशरूम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता जो होता है ये मशरूम हो गया, ठीक है। वही चीज लिखा है, खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब भी एक तरह के कवक हैं। क्या है दोस्तों? ये सभी एक तरह के कवक होते हैं। हाँ, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? सुनिएगा ध्यान से, बहुत बड़ा अंतर आपको बता रहा हूं। ये जो खमीर की बात कर रहा है, ठीक है, और ये जो मशरूम की बात कर रहा है, ठीक है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खमीर दोस्तों एक कोश की है। खमीर जो है यह एक कोश की है, ठीक है, एक कोश की है। जबकि मशरूम जो है ये बहुकोश की है, बहुकोश की है, ठीक है, बहुकोश की है, ठीक है, कोश की है। ये आप याद रखेंगे। तो कभी और अंदर जाकर डीप में भी आपका एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है एक कोश की बहुकोश की को लेकर के, तो परेशान नहीं होना है। दोनों कवकों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ एक कोश की हैं, कुछ बहुकोश की हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतना डिटेल दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जान लीजिए। अगला सवाल, लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन दोस्तों ये वायु प्रदूषण के संसूचक कहे जाते हैं, ठीक है। और लाइकेन को हम रखते हैं, हाँ पहले ही लिखिए, वायु प्रदूषण के संसूचक, ठीक है, वायु प्रदूषण के संसूचक, ठीक है। जहां कहीं वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन उगते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइकेन की श्रेणी की बात करेंगे तो लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल, लिखेगा कवक एवं शैवाल, ठीक है। एक तरफ कवक होते हैं, एक तरफ शैवाल होते हैं। इन दोनों के बीच एक सहजीवी संबंध का काम करते हैं। कवक एवं शैवाल के मध्य, ठीक है, सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, एक तरह से सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के बीच में होता है, ठीक है।
अगला सवाल देता है दोस्तों कि वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। अच्छा, पीछे मैंने थैलोफाइट्स एक दिया था आपको, देखिए एक आपको बताया था थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स में लाइकेन भी आता है, तो ये चीजें यहां भी याद रखेंगे। लाइकेन क्या है, तो इसके लिए याद रखेगा लाइकेन थैलोफाइट्स की श्रेणी में भी आता है, ठीक है। थैलोफाइट्स, ठीक है, थैलोफाइट्स की श्रेणी में भी आता है, तो इसे भी याद रखेंगे। वायु प्रदूषण का संसूचक कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा यह संसूचक है लाइकेन, ठीक है। तो याद रखेगा वायु प्रदूषण अत्यधिक होने पर, वायु प्रदूषण अत्यधिक होने पर लाइकेन नहीं पाए जाते, ठीक है। लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रदूषण में पैदा होते हैं, ज्यादा प्रदूषण होगा तो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझिएगा, तब समझ में आएगा। कवक में शरीर का निर्माण, ये जो कवक होता है, कवक में शरीर का निर्माण करने वाले जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, सूक्ष्म तंतु क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है हाइफे, ठीक है। ये जो सूक्ष्म तंतु होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइफे। हाइफे क्या दोस्तों, यह सूक्ष्म धागे जैसा इसका आकार होता है, लिखिएगा सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे आकार का सूक्ष्म धागे जैसी आकृति, सूक्ष्म धागे जैसी जो आकृति है, यही दोस्तों हाइफे की होती है। हाइफे का जो समूह होता है इसे माइसेलियम बोलते हैं, ठीक है। लिखिएगा हाइफे का समूह क्या कहलाता है, माइसेलियम, माइसेलियम, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों, हाइफे का समूह माइसेलियम कहलाता है। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरफ दोस्तों इतनी बातें याद रखेंगे और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती। देखिए ज्यादा नहीं, मैं 30 सवाल लेकर आता हूं, 30 सवाल पढ़ाते पढ़ाते 16,600 सवाल मैं आपके कवर करा दिया हूं। 680 सवाल आपके कवर हो गए। 680 मायने रखता है भाई, जैसे बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। बहुत जल्द हम लोग दोस्तों अपने 17,000 सवाल पे आ जाएंगे। कितने सवाल कम है, 300 सवाल और पढ़ेंगे। अगले 10 दिनों में दोस्तों आपका 17,000 सवाल कवर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट में आपको क्लियर करा रहा हूं। 8 सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, ये 9वां सब्जेक्ट है हमारा। क्लास पसंद आ रही तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और एक बार डेमो क्लास जरूर देखिए। ये जो क्लास पढ़ा रहा हूं, अगर इस क्लास का पीडीएफ की रिक्वायरमेंट आपको होगी, सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों वैदिकी एप्लीकेशन भी है या वैदिकी.com वेबसाइट है, यहां पे चले जाइए, या एक नंबर नोट कर लीजिए 9026156165, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, तो इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।